तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका केवल उद्देश्य इतना है कि किसी तरह का कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ना रह जाए और एक क्लैरिटी बच्चों को मिले। तो ये जो रिडक्शन हुआ है ये बहुत अच्छा है और इस रिडक्शन के बाद मेंस का पेपर और अलाइंड हो गया है विद एडवांस। कौन से ऐसे एरिया हैं जो डिलीट होने के बाद भी अभी भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो अभी भी एडवांस के सिलेबस में ऐसे कुछ एरियाज हैं। इधर उतने लेयर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस इतना सा अंतर होगा, पर जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जो टूल लगेगा वो अभी भी एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा। हेलो 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 एवरीवन, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। एनडीए ने फाइनली रिलीज कर दिया है सब कुछ, सारे पत्ते खोल दिए हैं और हम नए सिलेबस के साथ नए सिलेबस को देख रहे हैं और नए सिलेबस के साथ पूरे जोश और उमंग में हैं। बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। फिजिक्स में तो खासकर अगर मैं आपसे बात करूं तो वो सारे एरियाज काट छांट के अलग कर दिए हैं जिनको ना तो पढ़ने में मजा आता था ना पढ़ाने में मजा आता था। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से एनटीए को बहुत 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 धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे एनटीए को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे होंगे क्योंकि फालतू के जो टॉपिक्स हैं, ट्रांजिस्टर्स और इस तरह की जो चीजें हैं, वो सब इन्होंने काट छांट के अलग कर दिए। तो नया जो सिलेबस है, रिड्यूस्ड जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है? अगर आप YouTube पर देखें तो तमाम भरमार वीडियोस हैं YouTube पर जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी के साथ, खासकर फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको रिड्यूस कर दिया है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो 25 टॉपिक्स हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका केवल उद्देश्य इतना है कि किसी तरह का कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ना रह जाए और एक क्लैरिटी बच्चों को मिले कि भाई अब 2024 में, 2024 में जो हमें प्रिपरेशन करनी है तो वो क्या क्या एरियाज हैं जिनको हमें छोड़ना है। इनमें से बहुत सारे टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। ऑब्वियसली आप या तो ड्रॉपर के स्टूडेंट होंगे या 12th के स्टूडेंट होंगे, इवन 11th क्लास में भी होंगे तो 11th का सिलेबस लगभग लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो बहुत सारे टॉपिक आप खत्म कर चुके होंगे, पर घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छा है। तो ये जो रिडक्शन हुआ है ये बहुत अच्छा है और इस रिडक्शन के बाद मेंस का पेपर और अलाइंड हो गया है विद एडवांस। दैट मीन्स एडवांस का जो सिलेबस है ना, एडवांस का जो सिलेबस है जिसमें पहले से ही वो एरियाज नहीं थे जो थोड़ा सा रटने पर बेस्ड थे, जिसमें मगअप करना पड़ता था, वो एरियाज एडवांस के सिलेबस में नहीं थे। तो मेंस का फोकस भी थोड़ा एडवांस की तरफ शिफ्ट हो गया है। इनफैक्ट हम पिछले 3-4 सालों से देख भी रहे हैं कि मेंस का जो पेपर पूछा जा रहा है, मेंस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफी हद तक एडवांस की एनालिटिकल एबिलिटी पर बेस्ड है। तो ये इशारा है कि जो 2024 में एनटीए पेपर बनाएगा वो काफी हद तक एनालिटिकल एबिलिटीज पर बेस्ड होगा। दैट मींस उसका फ्लेवर काफी कुछ एडवांस जैसा होगा, बस फर्क केवल इतना होगा कि एडवांस में मल्टीपल लेयर्ड, मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, इधर उतने लेयर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस इतना सा अंतर होगा, पर जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जो टूल लगेगा वो अभी भी एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा। ठीक है जी। तो ये छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको वो 25 टॉपिक जो रिड्यूस कर दिए एनटीए ने, वो सारे टॉपिक एक 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 करके आपको मैं बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं फिजिक्स की बात करूंगा आपसे कि इस नए सिलेबस में क्या क्या हमको, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजों को देखना है। तो आज ये फटाफट से देखें जरा। तो मैंने ऑलरेडी एक टैली बना रखी है ना। सो और मैं आपको 11th के शुरुआत से, दैट मीन्स जो हमारा यूनिट 1 से चैप्टर जो शुरू होता है, जो यूनिट 1 से सिलेबस शुरू होता है, उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा और एक एक चीज को बताता जाऊंगा कि कौन इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, कौन इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं है, कौन से ऐसे एरिया हैं जो डिलीट होने के बाद भी अभी भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो अभी भी एडवांस के सिलेबस में ऐसे कुछ एरियाज हैं जो इन्होंने यहाँ तो डिलीट कर दिए हैं पर अभी एडवांस का जो सिलेबस है हमारा उस एडवांस के सिलेबस में है। दैट मीन्स उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉपलर इफेक्ट, कार्नोट साइकिल वगैरह वगैरह। आइए तो फटाफट से शुरू कर देते हैं भाई साहब। तो पहला जो टॉपिक इन्होंने हटा दिया है वो, सबसे पहला जो यूनिट होता है फिजिक्स जब शुरू होती है, जो सबसे पहला यूनिट होता है उसमें एक छोटी सी चीज है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो अब तक, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो अब तक सिलेबस में था, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते थे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और अच्छा है कि ये हटा दिया क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, इन्फॉर्मेटिव ही है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन अब हट गया है ना भाई। तो पहला टॉपिक जो इन लोगों ने हटा दिया है एनटीए वालों ने वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ऐसे ही दूसरा टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बाद उसी ऑर्डर में 11th के ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो जो दूसरा टॉपिक है वो सीधे ही ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पहुंचे। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते थे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते थे वो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ती थी कि भैया कितनी हाइट पर लगेगा, क्या वेलोसिटी होगी, तो वो सब अब हम उसको स्किप करेंगे, उसको याद करने की अब हमें कोई जरूरत नहीं रह गई है ना भाई। ऐसे ही
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद तीसरा जो एरिया है, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, तीसरा जो है वो बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने, रेनॉल्ड्स नंबर उड़ा दिया है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो फ्लूइड में हम पढ़ते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जो जो हमें बताता है कि लेमिनार कब होगा, है ना, और टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, वो रेनॉल्ड्स नंबर भी हटा दिया। ऑलरेडी रेनॉल्ड्स नंबर पर कंफ्यूजन भी रहता है थोड़ा सा, तो वो हटा दिया है। ठीक, अच्छा जी, अभी हम 11th में कहाँ तक पहुंच गए हैं, फ्लूइड पर पहुंच गए हैं, है ना। अब हम आ जा रहे हैं कहाँ, अब हम आ जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में। थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में घुसते ही कार्नोट साइकिल और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी एनटी ने हटा दिया है। कार्नोट साइकिल और कार्नोट की एफिशिएंसी दोनों चीजों को हटा दिया है। कार्नोट कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी हटा दिया है, एफिशिएंसी हटा दिया। पर जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस के सिलेबस में है, हेंस इवन एनटी ने अगर इसको हटा भी दिया तो भी इसको पढ़ना है, ज्यादातर बच्चों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, हेंस हटा देने के बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर जितने भी बाकी चीजें उसको कोई ज्यादा मतलब नहीं है पढ़ने का, पर कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी अभी भी इंपॉर्टेंट है। एडवांस अभी भी इससे चीजें पूछ सकता है। और इसी से लगा हुआ एक और टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो वैसे कोई बहुत ज्यादा काम का टॉपिक नहीं है, रेफ्रिजरेटर ये भी एनटीए ने हटा दिया है। ये हमारे लिए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उतना बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। पर कार्नोट को स्किप नहीं किया जा सकता है। ये हो गए हमारे शुरू के शुरू की 5 चीजें, शुरू की 5 चीजें। अच्छा जी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग छठे नंबर पर आ जाएं। सरप्राइजिंगली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को भी हटा दिया है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लॉ ऑफ कूलिंग मेंस में भी और एडवांस में भी काफी सारे क्वेश्चंस इस पर बना करते थे, बहुत आसान भी होते थे, फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाते थे। पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को हटा दिया गया है। पर स्टिल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखूंगा, क्योंकि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं करिएगा। भले ही मेंस के सिलेबस से हट गया है, पर आप इसको स्किप नहीं करिएगा क्योंकि है इंपॉर्टेंट। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा जी, फिर खुशखबरी की बात है कि जो डैम्पिंग वाला पूरा का पूरा एरिया था वो पूरा ही उड़ा दिया है। बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही गंदा एरिया था वो, खासकर जो फोर्स्ड डैम्पिंग वाला सिचुएशन थी उसमें गंदे गंदे फॉर्मूले वो याद करने पड़ते थे। तो बहुत ही अच्छा काम किया है थैंक्स टू एनटीए कि डैम्पिंग को पूरी तरीके से उड़ा दिया है ना, डैम्पिंग पूरी तरीके से उड़ा दिया है इन्होंने। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छा काम किया है। ये फालतू की चीज थी, इसका कोई ज्यादा खास मतलब नहीं था, तो डैम्पिंग को इन्होंने अच्छे से हटा दिया है। अच्छा जी, फिर हम आ जाएं साउंड में, आ जाएं वेव्स एंड साउंड वाले चैप्टर में आ जाएं। तो इंटरेस्टिंगली एंड वेरी सरप्राइजिंगली डॉपलर्स इफेक्ट जो वैसे काफी इंपॉर्टेंट होता है, डॉपलर्स इफेक्ट है ना, जो वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, पर एनटी ने डॉपलर्स इफेक्ट को हटा दिया है। पर आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि एडवांस में है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में। डॉपलर इफेक्ट्स और बीट्स को लेते हुए कितने सुंदर और कितने प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भले ही डॉपलर इफेक्ट एनटीए ने हटा दिया है, पर आप डॉपलर इफेक्ट को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उसके लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगाएंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं उधर 12th के एरिया में पहुंच जाते हैं। तो दैट मीन्स 11th से 11वीं से 8 टॉपिक रिमूव करे हैं आउट ऑफ अगर मैं 21 टॉपिक बोलूं, 21 टॉपिक हैं जो उन्होंने हटाए हैं, उसमें से 8 टॉपिक तो 11th के सिलेबस में से हटा दिए हैं। अब आ जाते हैं हम 12th के सिलेबस में चलते हैं। तो 12th के सिलेबस में से जो चीज हटा दी गई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से तो कुछ नहीं हटाया, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग को हटा दिया है। बहुत अच्छा किया, कोई ज्यादा मतलब की चीज थी भी नहीं, कोई ज्यादा इसका अर्थ है भी नहीं, तो कलर कोडिंग को पूरी तरीके से इन्होंने हटा दिया है। अच्छा जी, कलर कोडिंग के बाद सरप्राइजिंगली एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक होता है पोटेंशियोमीटर। उसको भी उड़ा दिया इन लोगों ने, पोटेंशियोमीटर उसको उड़ा दिया है ना। ये नहीं उड़ाना चाहिए था, क्योंकि पोटेंशियोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस का तो बड़ा पर्सनल फेवरेट है। तो पोटेंशियोमीटर को भी एनटी ने भले ही उड़ा दिया हो, पर आप पोटेंशियोमीटर को स्टडी करेंगे, आप पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर को। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? भले एनटी ने उड़ा दिया हो, पर पोटेंशियोमीटर को आप स्टडी करेंगे, क्योंकि बिना पोटेंशियोमीटर शब्द का इस्तेमाल करे भी क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। पोटेंशियोमीटर शब्द कहीं नहीं यूज करूंगा, पर वो सिंपल किरचॉफ के फंडों पर बेस्ड होगा, तो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है एग्जाम में कि पोटेंशियोमीटर शब्द नहीं यूज किया है, पर अरेंजमेंट सारा पोटेंशियोमीटर का ही है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हैंस पोटेंशियोमीटर हट जाने के बाद भी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज एडवांस में तो आएगा ही आएगा, मेंस में भी उसके आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कहीं किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाना, गड्ढे में ना गिर जाना भाई साहब।
ये वीडियो केवल मैं इसीलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ अपने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कंफ्यूजन की स्टेट में आ गए हैं। कंफ्यूजन की स्टेट में आ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आहा लॉटरी लग गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिए बात को, इसीलिए इस चीज को शूट किया जा रहा है और समझा जा रहा है। ठीक है जी। पोटेंशियोमीटर के बाद फिर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिज्म में आ गए। अब हम 10 चीजें हो गई हमारी, 11वीं चीज पर आ गए भाई साहब। साइक्लोट्रॉन कोई ज्यादा मतलब की चीज नहीं थी वैसे भी, तो साइक्लोट्रॉन को उड़ा दिया है। साइक्लोट्रॉन को उड़ा दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई ज्यादा खास मतलब का नहीं था, ठीक है, बढ़िया काम किया। तो साइक्लोट्रॉन को उड़ा दिया है, पढ़ने की भी कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, और साइक्लोट्रॉन के बाद मैग्नेटिज्म वाले यूनिट की अगर हम बात करें तो अर्थ मैग्नेटिज्म को भी इन्होंने खत्म कर दिया है, उड़ा दिया है। अर्थ मैग्नेटिज्म एडवांस के सिलेबस में भी नहीं था, वैसे कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल मेंस के ही सिलेबस में था और इसको हटा दिया है, तो ये अच्छी बात है। अर्थ मैग्नेटिज्म का कोई ज्यादा खास मतलब है नहीं, और तो कुछ एक ही तरह के क्वेश्चन बनते थे, वो डिप एंगल पर, एपरेंट डिप और डिप पर, तो ज्यादा कोई खास मतलब की चीज नहीं है। अच्छा किया कि इसको हटा दिया, बहुत ही बढ़िया, स्वागत है इस चेंज का, स्वागत है भाई साहब। अच्छा जी, 12 नंबर तक पहुंच गए। 13वें नंबर पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, अगेन मैग्नेटिज्म में जब हम फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी पर चर्चा होती है, होती थी मतलब, अब तो क्या होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी जिसका शाई सिंबल होता है ना, याद है, शाई सिंबल होता है इसका, शाई सिंबल होता है, एंड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिसका म्यू सिंबल होता है। तो उसके जो फॉर्मूलेस थे, जो मैग्नेटाइजेशन जब हम करते हैं किसी मटेरियल का, है ना, तो डाया, पैरा, फेरो, तो उसके जो फॉर्मूले होते हैं, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, आई वेक्टर, एच वेक्टर, शाई, वो सब चीजें इन्होंने हटा दी हैं। तो ये बहुत अच्छा है, कोई ज्यादा खास मतलब का था नहीं, ये पढ़ने पढ़ाने में दोनों में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इट्स लाइक इन्फॉर्मेटिव है, इसमें कुछ है नहीं, तो अच्छा है, हटा दिया, स्वागत है इस चेंज का, बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे ही इन्होंने यही इसी यूनिट में hysteresis and electromagnet and permanent magnets, that means hysteresis and electromagnets and permanent magnets का डिस्कशन छोटा सा रहता था। hysteresis, electromagnets, hysteresis याद है, कर्व बनाया करते थे, hysteresis कर्व जिसको बोलते हैं, hysteresis and electromagnets, and electromagnets, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ग्राफ देखकर भैया हिस्टेरेसिस, लॉसेस और इस तरह की बातें रहती थी। मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, शायद कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, वो अब सिलेबस में नहीं है। वो अब सिलेबस में नहीं है। 12th वाले बच्चों को बड़ा बुरा लग रहा हो, कई क्लासेस में तो मैंने खुद पढ़ाया है, मैंने खुद पढ़ाया है, उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा, ये तो बहुत बुरा हो गया, इतनी मेहनत करके हमने सीखा और अभी सिलेबस से उड़ा दिया है, उड़ा दिया भाई साहब। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा जी, तो ये अच्छा है, ये चेंज को मैं स्वागत करूंगा, इस चेंज का, अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है। फिर इन्होंने एसी यूनिट में से, एसी यूनिट में से क्वालिटी फैक्टर उड़ा दिया है। एसी यूनिट में से क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इन एसी सर्किट्स, इन एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट्स में जब रेजोनेंस होता है ना, तो वो रेजोनेंस किस क्वालिटी का है, उसका एक क्वालिटी फैक्टर टाइप की चीज होती है। चूंकि ये थोड़ा डैम्पिंग से संबंधित है, डैम्पिंग पहले ही पूरा उड़ा दिया है, इस वजह से ये टॉपिक का उड़ा देना भी बहुत नेचुरल सी बात है, और चलो ठीक भी है, ठीक भी है, कोई ज्यादा खास मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बड़े गंदे गंदे से क्वालिटी फैक्टर को निकालने के लिए बड़े गंदे गंदे से 3-4 तरीके हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू निकालो, या एनर्जी लॉस कितना हो रहा है पर साइकिल, एनर्जी स्टोर्ड वगैरह वगैरह से निकालो, तो ये भी अच्छा चेंज है। तो दैट मीन्स इन एरियाज को आप बिल्कुल मजे से छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी रिटेन करने की कतई जरूरत नहीं है, निकाल दो इनको बाहर, बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो भाई। 15 तक गाड़ी पहुंच गई हमारी। अच्छा जी, 16वां, अब हम ऑप्टिक्स यूनिट में पहुंच गए हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहुंच गए हैं, और ऑप्टिक्स यूनिट में प्रिज्म में डिस्पर्जन और डेविएशन की स्टडी, डिस्पर्जन, खासकर डिस्पर्जन की स्टडी प्रिज्म पर की जाती थी, है ना, याद है तुम्हें, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर और ये सब चीजें, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, वो सब जो चीजें वो अब सिलेबस से हट गई हैं, ये एनीवेज एडवांस के सिलेबस में कभी भी नहीं थी। तो डिस्पर्जन एंड डेविएशन, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन एंड डेविएशन ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्जन एंड डेविएशन, डिस्पर्जन एंड डेविएशन इन प्रिज्म,
हटा दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिज्म सिलेबस से हट गया है, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। प्रिज्म एडवांस का बड़ा पर्सनल फेवरेट है और मेंस ने बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस के ऐसे कैसे उठा के दे दिए हैं। तो प्रिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, टीआईआर है ना, नो इमरजेंस कंडीशंस, वो सब वैसे की वैसे ही हैं। तो ये गलतफहमी मत पालिएगा कि प्रिज्म हट गया सिलेबस से। केवल डिस्पर्जन वाला जो पार्ट होता था, है ना, याद है ना, स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करते थे, है ना, फिर उसका डिस्पर्जन डेविएशन निकालते थे, फिर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है और डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंडेंट है, ऐसा हो जाने से अलग अलग लाइट रे अलग अलग एंगल पर डेविएट होती थी, उसको डिस्पर्जन कहते थे। वो सारी कहानी हट गई है, अच्छी बात है। मैं एडवांस में वो पहले भी नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा है, ये चेंज अच्छा चेंज है, बढ़िया चेंज है। ठीक है जी। फिर एक और बहुत अच्छा चेंज है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। बहुत ही जानलेवा टॉपिक हुआ करता था, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मूला रटाने के अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता था। बड़ा दुख होता था एज अ टीचर कि मुझे अपने मुंह से कहना पड़ रहा है कि यार फॉर्मूला याद कर लो, यार फॉर्मूला याद कर लो, किसी ज्यादा मतलब का नहीं। तो बड़ा थैंकफुल हूं मैं एनटीए का कि उन्होंने हमारा और हम जैसे टीचर्स का जीवन आसान कर दिया। अब हमें अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा कि भाई इसको रट लो बिना मतलब के। तो रिजॉल्विंग पावर हटा दिया है। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप टेलीस्कोप ऑब्लिक माइक्रोस्कोप, ये टॉपिक हटा दिया है। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, दुआएं लगेंगी दुआ लगेंगी आपको ये सब करने में। अच्छा जी, और देखें, रिजॉल्विंग पावर और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हटा देने के बाद और क्या है हमारे पास 18 नंबर पर। हाँ भाई, मॉडर्न फिजिक्स में एक डेविजर और जर्बर एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, सिलेबस में है पर क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते थे इससे, वो इन्होंने अब हटा दिया है, तो ये भी अच्छा काम किया है। तो डेविजर एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किसी ज्यादा मतलब का नहीं था, पर था तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ जाता था या पढ़ाना भी पड़ जाता था, पर कुछ नहीं पूछा जाता था इससे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये इन्होंने हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया है ना भाई अच्छा जी, फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो एक लॉजिक है मेरे पास, पर स्टिल आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि रेडियो एक्टिविटी जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने हटा दिया है। रेडियो एक्टिविटी को पूरी तरीके से हटा दिया है, रेडियो एक्टिविटी को पूरी तरीके से हटा दिया, जबकि रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, एनालिटिकल भी है, पर पूरी तरीके से अल्फा बीटा गामा डिकेज और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन सब तरह की चीजों को इन्होंने हटा दिया है रेडियो एक्टिविटी की। एक लॉजिक है कि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चे वैसे तो, पर केमिस्ट्री में पढ़ना और फिजिक्स में पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिजिक्स में जब कोई चीज पढ़ी जाती है तो वो अलग अंदाज में पढ़ी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी एक अच्छा टॉपिक हुआ करता था, मतलब है, पढ़ने पढ़ाने में मजा आता था। तो आप इसका साथ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एडवांस में तो ये एनीवे आएगा ही आएगा, है ना, एडवांस में तो आएगा ही। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स, दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वगैरह वगैरह का डिस्कशन वो अभी भी सिलेबस में है, वो अभी भी है रेडियो एक्टिविटी को हटाया है, न्यूक्लियर फिजिक्स को नहीं हटाया है, समझ गए, रेडियो एक्टिविटी को हटाया, न्यूक्लियर फिजिक्स को नहीं हटाया भाई साहब। तो न्यूक्लियर फिजिक्स है सिलेबस में, है ना, पर मैं चाहूंगा कि आप रेडियो एक्टिविटी का दामन ना छोड़ें। आ हा हा, बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है, अगली जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, जितनी दुआ दे सकता हूं मैं उतनी दुआ दूंगा एनटीए वालों को। ट्रांजिस्टर हटा दिया है, बहुत ही गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हटा दिया है, बहुत ज्यादा सुंदर काम किया है, ट्रांजिस्टर पूर्ण रूप से हटा दिया है। ट्रांजिस्टर एनसीईआरटी ने तो ट्रांजिस्टर पहले ही हटा दिया था 2 साल पहले ही, पर एनटीए ने अपने सिलेबस में दे रखा था। पिछले 3-4 सालों से ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जा रहे हैं, पूछे भी नहीं जाने चाहिए, कोई ज्यादा मतलब की चीज नहीं है वैसे, है ना। तो ट्रांजिस्टर अब पूरे तरीके से सिलेबस से हट गया है, ये बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि बेमतलब के क्वेश्चन ट्रांजिस्टर्स पर बंद है। हाँ, डायोड सिलेबस में है, डायोड के क्वेश्चंस बहुत मजा आता है करने में, और लॉजिक गेट्स वगैरह सिलेबस में है, वो सब करने में बहुत मजा आता है। पर ट्रांजिस्टर में फालतू में कुछ फॉर्मुलेज याद करने पड़ जाते थे और थोड़ा डिफिकल्ट, मजा नहीं आता था, मतलब अजीब साउंडिंग एरिया था, पढ़ने पढ़ाने दोनों में मजा नहीं आता था। तो वो अच्छा है कि ट्रांजिस्टर इन लोगों ने हटा दिए, बहुत ही अच्छी बात करी है। तो 20 नंबर तक पहुंच गए भाई साहब हम, और 21 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी अच्छा चेंज है, ये भी बहुत अच्छा चेंज है। पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें ट्रांसड्यूसर्स और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, इस तरह की चीजों पर बात हुआ करती थी।
कोई ज्यादा खास मतलब की बात नहीं हुआ करती थी, थ्योरेटिकली था पूरा। याद कर लो कि भाई एंटीना का हाइट का और पावर का क्या एक्सप्रेशन है, या डिफरेंट तरह के सिग्नल्स किस फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, टीवी सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी पर चलता है, मोबाइल सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी पर चलता है, ये सब बातें हुआ करती थी इसमें। कोई ज्यादा दम वाला टॉपिक नहीं था, पर क्वेश्चन कभी कभी का दुक्का पूछ लेते थे, खासकर मेंस में। एडवांस के सिलेबस में तो कभी भी नहीं था। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है कि ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो ये 21 तो मेन टॉपिक में से जो जो चीजें हटा दी गई हैं उनके नाम थे। इसके अलावा 22 एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, 22 एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, उसमें से 4 एक्सपेरिमेंट भी हटा दिए हैं। तो अब केवल 18 एक्सपेरिमेंट ही सिलेबस में है। वो जो 4 एक्सपेरिमेंट उन्होंने हटाए हैं, वो 4 एक्सपेरिमेंट हैं। तो अब मैं आगे जो लिख रहा हूं वो एक्सपेरिमेंट्स है ना। यहां तक तो हमने टॉपिक्स देखे और टॉपिक्स को खत्म कर लिया। अब हम यहां से आगे एक्सपेरिमेंट्स को देख रहे हैं। तो काउंटिंग तो मैं 21 ऑनवर्ड्स ही रख रहा हूँ, 22, 23, 24, 25, सो दैट जो कैप्शन था शुरू का टॉप 25 है ना, वो मेंटेन रहे। पर ये जो लोग हैं, ये एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स हैं, है ना। ये जो लोग हैं, दीज आर एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हटा दिए गए हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली चूंकि अब पोटेंशियोमीटर ही नहीं रखा सिलेबस में, तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट तो सिलेबस में क्या ही रखोगे भाई साहब। जब पोटेंशियोमीटर ही उड़ा दिया आपने, तो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट तो क्या ही रखोगे। तो पोटेंशियोमीटर है ना। ट्रांजिस्टर ही उड़ा दिया जब आपने, तो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, वो भी सिलेबस में क्यों ही होगा, है ना। तो ट्रांजिस्टर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने वाला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, वो उड़ा दिया है। फिर ऐसा ही एक मल्टीमीटर पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, मल्टीमीटर पर बेस्ड, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है। मल्टीमीटर पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट थे, वो उड़ा दिए हैं। और चूंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग उड़ा दिया, इस वजह से कूलिंग कर्व कूलिंग कर्व कूलिंग कर्व पर बेस्ड, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, जिसमें कूलिंग एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, वो भी इन्होंने, चूंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हटा दिया, तो ऑब्वियसली वो भी हटाना ही पड़ेगा। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट हैं जो हटा दिए हैं, है ना। तो मतलब मेन मुद्दे की जो बात है वो 21 टोटल 21 टॉपिक है। मेन टॉपिक जो हमारे मेन सिलेबस में जैसे टॉपिक है वो 21 टॉपिक है, 21 जो इन्होंने हटाए हैं। उसमें से कुछ चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट हैं। तो एक बार हम सम अप कर लें, अपनी इस पूरी कहानी का सम अप कर लें। सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं उनकी अगर मैं बात करूं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पहले भी कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। तो जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उनकी मैं बात करूं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिग्निफिकेंट चेंज है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा एरिया था। कार्नोट साइकिल ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंट चेंज है, पर याद रखना है हमें, सिग्निफिकेंट चेंज होने के बाद, हटाने के बाद, चूंकि मैंने उसको कर रखा है पिंक कलर से टिक कर रखा है, तो भाई उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, और आगे आ जाइए। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है, पर हटाने के बाद भी आपको पढ़ना है। डैम्पिंग को अब आप पूर्ण रूप से छोड़ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। डॉपलर इफेक्ट भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है, पर आप डॉपलर इफेक्ट का दामन नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं। आप डॉपलर इफेक्ट को पढ़ लिया है अगर, तो उसके रिवीजन जरूर करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि छोड़ दें, क्योंकि एडवांस में तो आएगा ही आएगा। कलर कोडिंग कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट पहले भी नहीं था। पोटेंशियोमीटर बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है, पर स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, तो भैया पूर्ण रूप से नहीं छोड़ना है उसको। साइक्लोट्रॉन कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं थी। अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये काफी खून पीने वाले टॉपिक थे, और अच्छा है कि ये हट गए, बहुत ही बढ़िया हुआ कि हट गए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इक्का दुक्का आ जाते थे। हिस्टेरेसिस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी चलो सिग्निफिकेंट चेंज कह लेता हूं मैं, क्योंकि ये भी थोड़ा पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा मुश्किल तो था ही। क्वालिटी फैक्टर इन एसी सर्किट डेफिनेटली एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है जो हुआ है, अब हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी बात है, और इसको छोड़ा जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, डिस्पर्जन एंड डेविएशन इन प्रिज्म कोई ज्यादा पहले भी कोई बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, पर ठीक है, पढ़ना तो पड़ता ही था, और एक आध लेक्चर तो उसमें चला ही जाता था, तो चलो इसको भी अपन सिग्निफिकेंट मान लेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप भी खून पीने वाला टॉपिक था, फॉर्मूले याद करने पड़ते थे बेमतलब में, तो ये भी मैं एक सिग्निफिकेंट चेंज की तरह ही इसको रखूंगा। डेविस जर्मन एक्सपेरिमेंट पहले भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो ये नहीं भी है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। रेडियो एक्टिविटी ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंट चीज थी जो अब नहीं है, पर है, नहीं होने के बाद भी है, जैसा कि मैंने समझाया। ट्रांजिस्टर बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है, काफी खून पीने वाला टॉपिक था, बहुत अच्छा हुआ कि ये हट गया।
पीओसी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात पहले भी नहीं थी, थ्योरेटिकली था। तो चलो मेहनत बच गई, वो सब फालतू चीज़ें पढ़ने से हमारी मेहनत बच गई, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो मैंने स्टार लगा दिए हैं, ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, और जिन पर टिक लगा हुआ है वो हटने के बाद भी पढ़ने हैं, हटने के बाद भी पढ़ने हैं। अगर आप सच में स्कोर करना चाहते हैं अच्छा परसेंटाइल, तो हटने के बाद भी आपको पढ़ने हैं। तो ये वीडियो मैंने केवल इसलिए बनाया सो दैट कंफ्यूजन्स जो बच्चों के दिमाग में है वो हटें और क्लैरिटी के साथ हम काम करें और चीज़ों को देखें। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं आपसे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के रूप में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो मैंने आपको लॉजिकली बात समझाई वो समझ में आई होंगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। कुछ टॉपिक हटने के बाद भी आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और कुछ को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे, कुछ को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके प्रिपरेशन में इस वीडियो की मदद से और क्लैरिटी आएगी, या और क्लैरिटी आई होगी। मुझे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा। और ये जो चेंजेस हुए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये जो चेंजेस हुए हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत मेरे दिल से दुआ है एनटीए वालों को, आप भी अपने दिल से एनटीए वालों को दुआ दें, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब इसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगाते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, है ना। और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा लगाते रहिए, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े दिन रह गए हैं, इतना कर लिया है यार, इतना पार हो गया, बचा ही क्या है ना। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, एनर्जी से भरपूर फोड़ देना है उठा के। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बाय।